जिंदगियां छीनती हैं उस बिहार से बेहतर कौन जान सकता है। समझ सकता है जो 30 वर्षों तक स्याह सत से सिसकते हुए साक्षात्कार कर रहा। महावीर और बुद्ध की वो धरती जो दशकों तक रक्त से सिक्त होती रही। निरीह लाशों की राख को आत्मसात करना यहाँ की मिट्टी की बदनसीब नियत बनी रही। वो लाचार बिहार जिसके दामन में लगा नरसंहार का दाग आज भी रूहें कपा देता है। बेबस और बदनसीब बिहार की लहू से लिखी गई उसी दस्तावेज का पन्ना आज पलट रहे हैं, जिसके शब्द शब्द में आक्रोश है, प्रतिशोध है, डर है और अथाह दर्द है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के 900 नरसंहार का प्रथम अध्याय। आज से 50 साल पहले हुआ था एक हत्याकांड, बहुत ही भयानक और किसी के भी दिल दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला था। यह शायद आजाद बिहार का पहला नरसंहार था। मानवता और लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा नरसंहार जो आजादी के बाद भूमि अधिकार के सवाल पर हुआ पहला और सबसे खूंखार जनसंहार था। सरकारी बयान के अनुसार जिसमें 14 संथाल आदिवासियों को जिंदा जला दिया गया था और 36 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। हालांकि कांग्रेसी आदिवासी नेता पृथ्वी चंद्र किस्कू, जो उस समय के एमएलसी थे, उनका आरोप था कि मारे गए संथाल आदिवासियों की संख्या 14 से ज्यादा है। उनके अनुसार 14 अलावे अन्य मारे गए संथालों की लाश को सामंती लठैतों ने कहीं दूर निर्जनों में ले जाकर जला दिया था। यह जनसंहार हुआ था पूर्णिया जिला बिहार के चंदवा रूपसपुर गांव में। आज से ठीक 50 साल पहले नवंबर के महीने में तारीख थी 1971 की 22 नवंबर और दिन था सोमवार। घटना करीब 3-4 बजे के आसपास की है, जब चंदवा के जमींदार लक्ष्मी नारायण सुधांशु के निर्देश पर उनके बेटे प्रद्युम्न सिंह और भतीजे रामाधार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों हत्यारों ने रूपसपुर गांव के संथाली बस्ती को घेर लिया। फिर तलवार, गडासा, फरसा लेकर निहत्थे आदिवासियों पर टूट पड़े। उन पर धुआंधुंध गोली बरसाने लगे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की इस हत्यारी योजना के बेखबर संथाल आदिवासियों ने घरों में घुसकर जान बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उनका मुकाबला तीरों से किया, पर खतरनाक हथियारों से लैस खूंखार हत्यारे के सामने वे सब टिक नहीं पाए। जमींदारों की निजी सेना ने, जिनमें उच्च और पिछड़ी जातियों के बड़े और छोटे भूस्वामी शामिल थे, दर्जन लोगों को गोलियों और गडासों से मार डाला, कईयों को जिंदा जला डाला। इस क्रूरतम जनसंहार में मारे जाने वाले 80 साल के बूढ़ों से लेकर औरत मर्द समेत 3 साल तक के दूधमुहे बच्चे तक शामिल थे। मानवता के अपराधी ने महिलाओं के साथ गंदा काम किया, फिर उन्हें नंगा करके दौड़ाया और गोली मार दी। भूमि अधिकार के सवाल पर आजादी के बाद देश में और बिहार में हुआ यह पहला सामूहिक जनसंहार था। संथाल आदिवासियों को जमींदारों और भूस्वामियों ने इसलिए जिंदा जलाया क्योंकि उस जमीन पर अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे वह कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जोतते खोदते चले आ रहे थे। जिस जमीन को उनको पुरखों ने आबाद किया था, खेती करने और रहने लायक बनाया था, जबकि जमींदारों का दावा था कि ये जमीन उनकी है, जिसे उन्होंने संथालों को बटाई पर दी है। पर अब लोग जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, उस पर दावा कर रहे हैं। यानी 22 नवंबर 1971 को हुआ आदिवासियों का बर्बरत जनसंहार 1971 के बाद बिहार में हुआ बेलछी, पिपरा, परसा बिघा, दलीलचक, बघौरा, बाथनी टोला जनसंहार से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इन सब के मूल में सामंतों और उच्च अग्रहियों की दबंगई थी, जातिगत उत्पीड़न था, बेइज्जती थी और था खेत मजदूरों का सवाल। लेकिन रूपसपुर चंदवा का सवाल सीधे सीधे जमीन पर अधिकार का था। कोसी अंचल के पूर्णिया के इलाके और आदिवासियों का यह सवाल बहुत पुराना था। इसकी जड़ें उस इतिहास में थी जिनके अनुसार कोसी और दलदली और जंगली जमीन को आबाद करने और खेती योग्य बनाने का काम आदिवासियों ने किया था, जिस पर छोटे बड़े जमींदार, अगड़ी पिछड़ी जाति के हिंदू और मुस्लिम भूस्वामियों ने दबंगई से और सर्वे सेटलमेंट के दौरान पट्टे बनाकर उस पर कब्जा कर लिया था। नतीजतन अपनी ही बनाई गई जमीन पे अब आदिवासी लोग बटाईदार थे और सामंती लोग मालिक। रूपसपुर चंदवा नरसंहार की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड चंदवा के जमींदार लक्ष्मी नारायण सुधांशु था।
50 के दशक का सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और साहित्यकार, जो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष और बिहार विधानसभा का सभापति रह चुका था और जनसंहार के समय जो बिहार राष्ट्र भाषा समिति का अध्यक्ष भी था। साहित्य, समाज और राजनीति की त्रिवेणी माने जाने वाले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने ही रूपसपुर चंदवा आदिवासी जनसंहार का मुख्य सूत्रधार भी था। बिहार के पत्रकार विकास कुमार झा ने लिखा, यह पहली घटना थी जब बिहार के नरसंहार के सिलसिले में बिहार विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर रह चुके दिग्गज राजनीतिक नाम सीधे सीधे आया था। इस घटना के कुछ ही समय पहले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटे थे। उनकी गिनती रुतबेदार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में होती थी। डॉक्टर कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री तत्वकालीन में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु 1950 से 1952 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके थे। राजनीति में वो पंडित नेहरू के प्रियतम मित्रों में से एक थे, पर राजनीति के अलावे हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर सुधांशु की अपार ख्याति थी। झारखंड के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी नेता और सांसद A.K. रॉय ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद एक रपट लिखी थी। इस रपट के अनुसार भी लक्ष्मी नारायण सुधांशु ही इस जनसंहार के मुख्य योजनाकार थे। वे कहते हैं कि जब मैं 4 दिसंबर 1971 को पूर्णिया निरीक्षण के लिए गया था तो पूर्णिया अस्पताल में श्री लाल हेम्ब्रम जो घायल थे और श्री मोहन बास्की जो बंदूक की गोली से घायल हुए थे ने आक्रमणकारियों में श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु तथा उनके पुत्र श्री पदम नारायण सिंह का नाम लिया था। पूर्णिया के जिला मजिस्ट्रेट ने घटना के समय लक्ष्मी नारायण सुधांशु की उपस्थिति की पुष्टि भी की थी और फिर बाद में मैंने जाना कि आदिवासी स्त्रियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम लिया था। चंदवा रूपसपुर बर्बर आदिवासी हत्याकांड की खबर बिहार और देश को 3 दिन बाद मिली। वह भी तब जब तत्कालीन सोशलिस्ट पार्टी के और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर ने 25 दिसंबर 1971 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले को उजागर किया। श्री ठाकुर का बयान टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 शेयर क्रॉपर्स एलिजली किल्ड बाय लैंडलॉर्ड्स मेन शीर्षक में छपी, जिसमें उन्होंने घटना की पूरी जानकारी देते हुए कहा था, इस तरह की घटनाएं राज्य में 12 अन्य जगहों पर हुई हैं, पर मामले में पुलिस ने कार्यपालिका मुख्य दर्शक बनी रही। कर्पूरी ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीपीआई द्वारा सरकार के समर्थन वापस लेने की घोषणा के दबाव के बाद ही मुख्यमंत्री ने घटना को 6 दिन बाद 28 नवंबर को अपना मुंह खोला था। उस समय बिहार के संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। श्री शास्त्री दलित परिवार से थे और पूर्णिया से ही थे। 1952 में धमदाहा रूपसपुर चंदवा धमदाहा प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। विधानसभा क्षेत्र से जीतकर भी वो अस्थायी राजनीति में आए थे और श्री कृष्ण सिंह से लेकर बाद के सभी कांग्रेसी सरकारों में मंत्री भी रहे थे। 28 नवंबर 1971 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने बयान में मुख्यमंत्री ने तब केवल इतना ही कहा था कि रूपसपुर चंदवा में हुई बेहद अमानवीय, क्रूर और भीषण घटना ने 10 संथालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 4 को जिंदा जला दिया गया। नरसंहार के दोषियों को दंडित करने में सरकार हरगिज नहीं चुकेगी। इससे ज्यादा मुख्यमंत्री शास्त्री कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय के अगड़ी जातियों के राजनेता हों, दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हों या पिछड़ा समाज के सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हों, सब के सब डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के बेहद खास दोस्त थे। इसलिए न तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु और न ही आजादी के बाद जमीन के सवाल पर हुए इस पहले हत्याकांड में शामिल एक भी आरोपी को सजा मिली, क्योंकि सरकार, पुलिस प्रशासन, मीडिया और कोर्ट सब उन्हीं के थे। फिर भी बिहार से लेकर देश के दोनों सदनों में इस पर जब काफी हल्ला गुल्ला हुआ तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की गिरफ्तारी नाम मात्र के लिए की गई। 8 दिसंबर 1971 को पटना स्थित आवास में उनको नजरबंद कर दिया गया। बाद में पुत्र प्रद्युम्न सिंह समेत और उनसे जनसंहार के सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट की यह केस 16 सालों तक चला और अंत में पटना हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 1987 को अपने फैसले में यह कहते हुए कि एक आपराधिक मुकदमे में अभियोजन हर मामले में नियत साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आज के मामले में स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर गरीब संथालों के खिलाफ ऐसी बर्बर और जघन्य अपराध क्यों किया गया।
वर्तमान मामले में यह प्रश्न अनुत्तरित है। रूपसपुर चंदवा के सभी आरोपी अपराधियों को दोषमुक्त करार दे दिया गया। न्यायालयों के इस रवैये पर प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती की टिप्पणी है, मेरे विचार से यह कथन अभियोजन पक्ष की निंदा करते हुए अस्पष्ट रूप से ऐसा सुझाव देता है कि चंदवा रूपसपुर के संथालों पर हमला क्यों किया गया था, यह पूरी तरह से साफ नहीं है। जो एक झटके में धमदाहा में मालिकों के खिलाफ उनके साथी आदिवासी बटाईदारों द्वारा भूमि अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष के समूचे इतिहास को भी मिटा देता है। रूपसपुर चंदवा मामले में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 9 दिसंबर 1987 के फैसले में पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सजा पाए अपराधियों को बरी कर दिया। पटना हाई कोर्ट का यह फैसला आजादी के बाद बिहार में न्याय प्रणाली की एक बड़ी विफलता का पहला उदाहरण है, जिस पर कमजोरों के खिलाफ सामूहिक अपराध के लिए दबंगों को जवाबदेह ठहराने की जिम्मेदारी थी। रूपसपुर चंदवा मामले में लोकसभा में 2 बार उठाया गया। पहली बार 29 नवंबर 1971 और दूसरी बार 23 दिसंबर 1971 को। राज्यसभा में यह मुद्दा पहली बार दिसंबर 1971 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया गया था। तीनों ही बार संसद में आदिवासी और दलित सदस्यों ने ऐसे जनसंहार को रोकने के लिए तत्काल भूमि सुधार कानून में संशोधन और उसे सख्ती से लागू करने, सीबीआई और संसदीय समिति द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई थी। पर तत्कालीन गृह मंत्री केसी पंत ने यह कहकर कि राज्य का मामला है, सदस्यों की मांग ठुकरा दी। अब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने इस पर लोकसभा में 23 दिसंबर 1971 को कहा, जहां तक इस घटना की विशेष का संबंध है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जांच जारी है। जहां तक मुझे पता है सब कुछ ठीक चल रहा है और अब कोई शिकायत नहीं है। शुरुआत में कोई शिकायतें थी। हम बिहार सरकार से बहुत निकट संपर्क में हैं और यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र भी इसमें दखल दे सकता है। इस तरह के अपराध की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मैं सदन के सदस्यों की इच्छा से सहमत हूं और पूरी तरह से साथ हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हर संभव प्रयास की जानी चाहिए। बहरहाल रूपसपुर चंदवा नरसंहार के 50 साल बाद भी बटाईदार संथालों और भूमि स्वामियों के बीच का मामला आज तक अनसुलझा रहा है। इस घटना के बाद भी जमीन के सवाल पर हिंसात्मक झड़पें होती रहती हैं। 1 सदी से भी ज्यादा समय के सामंती हिंसा झेल रहे आदिवासी लोग जमीन पर अपना कामयाबी सिक्मी बटाईदार हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि बिहार टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत जमीन पर उनका जो भी हक है उसे सख्ती से लागू किया जाए। पर जाहिर है कि दबंगों के बिहार में कोई भी सरकार इस बिरहणी के छत्ते में हाथ डालने को तैयार नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन 2006 में भूमि सुधार के लिए बंदोपाध्याय आयोग बनाया था। अध्ययन के बाद आयोग ने कई अनुशंसाएं की, लेकिन नीतीश बाबू यह कहते हुए कि बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लिहाजा कोसी अंचल के पूर्णिया सहित उत्तरी बिहार के सभी जिलों के आदिवासी आज भी हिंसा से ग्रसित हैं, लेकिन वे भी चुप नहीं बैठे हैं। भले ही बिहार सरकार और उनकी भूमि कानून आदिवासियों को साथ नहीं देते, भले ही बिहारी समाज उनके मुख्यमंत्री मीडिया चंदवा रूपसपुर के शहीदों को नहीं लक्ष्मी नारायण सुधांशु को महान मानते हों, एक हत्यारे की जयंती मना रहे हों, पर आदिवासियों के दिलों में बसा चंदवा रूपसपुर जिन्हें जमीन नहीं छोड़ी है, वे सब आज भी अपनी पुरखों की बनाई जमीन पर जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। आज का ये पहला एपिसोड, प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं विदा लूंगा। फिर एक नए अध्याय के साथ फिर मैं आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।